हिंदुस्तान को एथलेटिक्स में पहला मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा आज हिंदुस्तान वापस लौटेंगे, जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। नीरज चोपड़ा आज करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। नीरज के साथ ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली हॉकी टीम के भी खिलाड़ी होंगे। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बधाई और सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में अपने नेशनल हीरो को बधाई देने के लिए स्टेडियम में काफी संख्या में लोगों के होने की संभावना है। एसीआई ने इस बाबत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एक लेटर के जरिए ये गुजारिश की है कि भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। एयरपोर्ट और बाकी जगह से स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों और लोगों को स्टेडियम तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो गया है। बारिश की वजह से 5वें दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। दिन में कई बार बारिश रुकी, लेकिन जब कवर हटाकर मैच कराने की कोशिश हुई, बारिश दोबारा शुरू हो गई। भारत को मैच जीतने के लिए 157 रन और बनाने थे और उसके 9 विकेट बाकी थे, जहां बारिश ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को धो दिया। आज से दिल्ली में 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो रही हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र एडमिशन से जुड़े काम के लिए स्कूल जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को गाइडेंस और प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि कोविड नियमों का पालन किया जा सके और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में आज से सभी साप्ताहिक बाजार फिर से खुल रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ा दिया गया। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 23 अगस्त 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया है। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। होटल, मॉल सहित रेस्टोरेंट और बार 50% तक बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है। मॉल सहित सिनेमा हॉल को अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। टेरर फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां जम्मू कश्मीर के जिलों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबाण, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी जमात इस्लामी के ठिकानों पर की गई। केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त आज जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना से जुड़े 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसमें किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। यूपी के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। रविवार को आगरा में जेपी नड्डा अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। इसके साथ बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर से जुड़े एक कार्यक्रम में कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। डॉक्टर्स के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, साथ ही 100 आईसीयू बेड का इंतजाम किया गया है। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं।
असम और मिजोरम के सीमा विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ असम के कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। बीते दिनों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर झड़प हुई थी। तनाव के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने को कहा है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि हम 1.5 साल के भीतर त्रिपुरा से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज तक से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार की बात करती है और यहां हमारे ऊपर हमला होता है। त्रिपुरा के दौरे पर गए अभिषेक बनर्जी को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। आज 14वें दिन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच बात बनने की संभावना कम है। जासूसी कांड से लेकर किसान कानूनों पर विवाद और टकराव कायम है। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष चर्चा की शुरुआत पेगासस जासूसी के मुद्दे पर करना चाहता है। विपक्ष के नेता जंतर मंतर जाकर किसानों को समर्थन दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी आज से यूपी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू करेगी। सपा नेता राजपाल कश्यप के नेतृत्व में पहला सम्मेलन कानपुर में होगा। 15 अगस्त को फतेहपुर में आखिरी सम्मेलन होगा। 11 अगस्त को झांसी, 12 अगस्त को महोबा, 13 अगस्त को हमीरपुर में सम्मेलन होगा। 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण और फिर 15 अगस्त को फतेहपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा। समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है। पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। यूपी के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी एक्शन मोड में है। कांग्रेस 403 सीटों पर विरोध प्रदर्शन को शुरू करने जा रही है। नारा दिया गया है, बीजेपी गद्दी छोड़ो। रणनीति ये है कि हर क्षेत्र के मुख्य बाजार में 5 किलोमीटर तक रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगी। इस बहस में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वहां की सरकारों के शामिल होने की संभावना है। बाढ़ के चलते मध्य प्रदेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना के कई इलाकों में लोगों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ से मध्य प्रदेश के 1250 गांव प्रभावित हैं। अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं। पीएम मोदी ने बाढ़ की मुसीबत झेल रहे मध्य प्रदेश के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी के बाढ़ प्रभावित ग्वालियर और चंबल संभाग का दौरा किया। सबसे पहले सिंधिया अशोकनगर जिले में आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और वहां लोगों की समस्याएं सुनी। सिंधिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों तक जल्द मदद पहुंचाने में लगी है और वो खुद भी राहत काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ पीड़ितों तक जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। जितना हम कहें वो कम है। लोगों की जानें गई हैं, माल हानि हुई है, घर की हानि हुई है, फसल की हानि हुई है, पशु की हानि हुई है। और जो दृश्य हमने देखे हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर एकजुट होकर जनता की सेवा में लगें। यूपी में वाराणसी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। गंगा नदी में पानी बढ़ने से किनारे के घाट डूब गए हैं। ऐसे में पंडित पुरोहितों को सड़कों पर अपनी चौकियां लगानी पड़ रही हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नाविकों और गोताखोरों को तैयार रहने का निर्देश है ताकि बाढ़ का संकट बढ़ने पर उनकी मदद ली जा सके। बहुत परेशानी है सर, जो है घाट सड़क पर पानी पहुंच गया है और सड़क पर आने जाने वालों को परेशानी हो गई है। हम लोग जो है पंडा पुजारी जो है सड़क पर आ गए हैं।
सब अटरा पटरा जो है एकदम हटा बढ़ा रहे हैं। रोजगार की बात करें, रोजगार हम लोगों का एकदम खत्म हो गया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का असर मिर्जापुर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ गंगा नदी का पानी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में अब खेत मैदान को डुबोते हुए बाढ़ का पानी घरों की दहलीज तक पहुंचने लगा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सदर तहसील के हरसिंहपुर और मल्लेपुर गांव हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए मिर्जापुर के जिला अधिकारियों ने इन दोनों गांवों का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। अगर पानी बढ़ा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, रहने के लिए भी सुविधा नहीं रहेगा। प्लान करने में मजबूर होंगे। तो कभी इधर जिला प्रशासन या कोई अधिकारी कर्मचारी आया आप लोग को अलर्ट करने? क्या नहीं, अभी तो कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आया, कोई भी। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? भाई हम यही चाहते हैं कि प्रशासन कुछ सुविधा दे यहाँ पर, और क्या। तो कितना मतलब नुकसान हुआ होगा फसल या? अरे फसल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब डूब गए, सब एकदम फसल डूब गए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हल्द्वानी में नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते रिहायशी इलाके में पानी भर रहा है। हालात को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। नाले के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई और नाले के पास नहीं जाने की अपील की गई है। पहाड़ों पर बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते नदी में अचानक पानी आ गया, जिससे नदी की तेज धारा में एक कार फंस गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों की मदद से नदी में फंसी कार को बाहर निकाला गया। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुए विस्फोट में कम से कम 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। विस्फोट क्वेटा के प्रसिद्ध सेरेना होटल के पास हुआ। धमाके में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक तंजीम चौक के पास एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 4 राहगीर घायल हुए हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को इस होटल में ठहरे चीनी राजदूत को निशाना बनाकर हमला किया गया था। क्वेटा बम विस्फोट के बाद इमरान खान पर बिलावल भुट्टो बरसे। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का तुष्टीकरण बंद होना चाहिए और राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना चाहिए। बिलावल ने बम विस्फोट की घटना की निंदा भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी क्वेटा के दौरे पर हैं। गुजरात के अमरेली में दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहां एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बनी झुग्गियों में घुस गया। झुग्गियों में सो रहे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में भी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बस ट्रैक्टर की ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ में एक सिपाही को पैर में गोली मार दी गई। पुलिस गोली मारने वाले को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि गोली आपसी विवाद में किसी करीबी ने मारी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात के बारे में जानकारी ली। नोएडा में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। कंपनी का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सेक्टर 63 में धागा बनाने वाली कंपनी में कुछ ही मिनटों के भीतर पूरी कंपनी में आग फैल गई। फैक्ट्री के आसपास की कंपनियों को भी एहतियात के तौर पर खाली कराया गया। आग में 2 लोग फंसे थे, जिन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है।